हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। मैं सचिन कुमार सिंह रोज की तरह एक बार आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि पता है मेरा सेशन चल रहा है यूपी ट्रिपल एससी पेट एसएससी जीडी एनटीपीसी सीबीटी 2 और ऑल वनडे एग्जाम के लिए मेरा जो मॉडल पेपर चल रहा है, तो उस मॉडल पेपर का आज 10वां मॉडल पेपर है। इसके पहले 9 मॉडल पेपर हमारे यूट्यूब चैनल नीर 143 क्लासेस पर ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। जिन भाइयों और बहनों ने नहीं देखा है प्लीज़ उसको देखिए और अपने अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल तक लेके जाइए, जिससे क्या है आप कोई भी परीक्षा में जब बैठे तो अच्छे से अच्छा स्कोर गेन कर पाएँ। तो चलिए हम लोग आज मॉडल पेपर 10 की शुरुआत करते हैं, जिसमें पहले क्वेश्चन हमारे संबंधित होंगे। कुछ 5-6 क्वेश्चन होंगे जो कि DI उसे ग्राफ चार्ट से होंगे, जैसा कि सामने लिखा हुआ है, अभी बताऊंगा मैं। इसके बाद हम अरिथमेटिक के क्वेश्चन, टॉप क्वेश्चन जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर करिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है पाई चार्ट में 3000 विद्यार्थियों के नौकरी में प्लेसमेंट दर्शाया गया है। नौकरी एक कोई है, उसमें 3000 विद्यार्थियों को नौकरी में प्लेसमेंट दर्शाया गया है तथा तालिका लड़के तथा लड़कियों का रेशियो दिया है। ये तालिका दी है, इसमें लड़के और लड़कियों का रेशियो दिया है। जैसे कि ए बहुराष्ट्रीय कंपनी में लड़के कितना है 1 अनुपात, लड़कियां कितनी है 2, 1 अनुपात 2 बॉयज और गर्ल का रेशियो है। बी में औसत वेतन 5 लाख रुपए से ऊपर है, इसका रेशियो कितना है 1:1 बॉयज और गर्ल का। सी क्या है? स्थानीय संगठन है, जिसमें बॉयज और गर्ल का रेशियो कितना है 2:1। और डी राष्ट्रीय संगठन है, जिसमें रेशियो कितना है 4:5। ई में इसी तरह से 7:5 है और एफ उत्तीर्ण नहीं हुए, उसमें 2:1 है। और इधर पाई चार्ट दिया है, इसमें परसेंटेज दर्शाया गया है, जैसे कि ए का 20%, बी का 10%, सी का 25%, डी का 15%, ई का 20%, एफ का 10%। तो इसी संबंध दोस्तों हमारे क्वेश्चन होंगे। तो पहला क्वेश्चन ये नीचे आपको दिख रहा होगा, लिखा है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? क्या क्वेश्चन कह रहा है? कह रहा है कितनी महिलाएं विद्यार्थियों का बहुराष्ट्रीय कंपनी में प्लेसमेंट हुआ। बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन सी है दोस्तों? ए के लिए कह रहा है। और किनके लिए कह रहा है? महिलाओं अर्थात लड़कियों के लिए कह रहा है, यानी कितनी लड़कियों का बहुराष्ट्रीय कंपनी में प्लेसमेंट हुआ, ये बोल रहा है। तो दोस्तों जैसे कि पाई चार्ट है, इसमें 100% की वैल्यू, टोटल स्टूडेंट कितने हैं आपके 3000 हैं। कितने हैं? 3000। और ये 3000 किसका मान है? 100% का। ये टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 3000। क्या कहोगे? 3000। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 जीरो इधर कटेंगे, इधर कटेंगे, 30 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 30। अब किसके लिए कह रहा है? तो कह रहा है लड़कियों का अर्थात महिला विद्यार्थियों का बहुराष्ट्रीय कंपनी में प्लेसमेंट कितनी लड़कियों का हुआ। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी में रेशियो कितना है 1:2। कितना है 1:2। तो गर्ल के लिए निकालना है हमें, तो गर्ल के लिए कैसे निकालेंगे? गर्ल का रेशियो कितना है? गर्ल का है 2। क्या है? 2 इंटू 1% की वैल्यू 30। कितनी है? 30। और ए बहुराष्ट्रीय कंपनी का परसेंटेज कितना है दोस्तों? 20। तो 20 से गुणा कर देंगे, ठीक है। बटे में कितना करेंगे? दोनों ये जो ए बॉयज और गर्ल का रेशियो है बहुराष्ट्रीय कंपनी ए में, उनको जोड़ लेंगे। 1 और 2 कितना हुआ? 3। कितना हुआ दोस्तों? 3। अब 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 एकम 3, 3 दहम 30। तो कितना हुआ? 20 दहम 200, 200 दूना कितना हुआ? 400। ये आपका राइट आंसर होगा। तो कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी में लड़कियों की संख्या कितनी है दोस्तों? 400। कितनी है? 400। ये आपका राइट आंसर होगा। तो इसी तरह से चलते रहेंगे हम लोग क्वेश्चन
अच्छे से अच्छे करते रहेंगे दोस्तों। इससे अच्छा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। चलिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है राष्ट्रीय संगठन में कितने पुरुष खिलाड़ियों का प्लेसमेंट हुआ। तो राष्ट्रीय संगठन कौन सा है दोस्तों, डी वाला। डी वाला राष्ट्रीय संगठन है। रेशियो कितना है इसका, 4/4:5। तो डी का रेशियो कितना है दोस्तों, 4:5। इसमें बॉयज कितने हैं, 4 हैं, और गर्ल कितनी है, 5 है नहीं। और पुरुष के लिए कह रहा था, बॉयज के लिए कह रहा है नहीं। तो मेल के लिए कैसे निकालेंगे दोस्तों, अब 100% की वैल्यू, कितने टोटल स्टूडेंट है, 3000। तो 100% की वैल्यू कितनी, 3000 कहोगे। तो 1% की 30, कितनी 30, ये बता चुके हैं हम लोग है नहीं। अब कह रहा है डी, डी अर्थात राष्ट्रीय संगठन डी है ना, तो डी का रेशियो कितना है, सॉरी परसेंटेज कितना है, 15। तो किसका निकालना है, मेल का निकालना है। तो मेल का रेशियो कितना है, बॉयज का अर्थात 4 इंटू, अब राष्ट्रीय संगठन डी ही तो है, डी का परसेंटेज कितना है, 15% है, और 1% की वैल्यू 30। तो 30 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, बटे में क्या करेंगे दोस्तों, ये दोनों जो बॉयज और गर्ल का रेशियो है, पुरुष महिला का, उसको जोड़ के लिख देंगे। तो 5 और 4 कितना हुआ, 9। कितना हुआ दोस्तों, 9। 3 से काटेंगे, 3 3 9 3 15, 3 एकम 3 3 दहम 30। तो कितना हुआ, 50 दहम 5 5 दहम 50, 50 सबको 200 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है स्थानीय संगठन और राष्ट्रीय संगठन में कुल कितनी छात्राओं मतलब गर्ल, लड़कियों के लिए कह रहा है, का प्लेसमेंट हुआ। तो कौन सा संगठन है, पहले स्थानीय संगठन है। स्थानीय संगठन की बात करें तो सी के लिए कह रहा है स्थानीय संगठन, और राष्ट्रीय संगठन की बात करें तो डी के लिए। तो दोस्तों आपको पता है कि 1% की वैल्यू कितनी, तो कहोगे 30, क्योंकि हम बता चुके हैं 100% की वैल्यू, टोटल स्टूडेंट 3000 है, 100% की वैल्यू 3000, तो 1% की 30 है नहीं। तो 1% की 30 हो गई। अब पहले कह रहा है किसके लिए कह रहा है, छात्राओं के लिए कह रहा है, कुल छात्राओं है नहीं, कुल कितनी छात्राएं, किसमें, स्थानीय संगठन और राष्ट्रीय संगठन। तो स्थानीय संगठन में कितनी हो जाएंगी महिलाएं, एक रेशियो हो जाएगा, 1 इंटू, अब स्थानीय संगठन का परसेंटेज दोस्तों देखेंगे 25%, तो 25 गुणे 1% की वैल्यू 30 है, तो यहाँ 30 से गुणा कर देंगे, बटे में क्या करेंगे, स्थानीय संगठन का टोटल रेशियो जोड़ के रख देंगे। 2 1 कितना हुआ, 3 प्लस, अब देखो प्लस क्यों लगाएंगे, क्योंकि कुल निकालना ना, टोटल निकालनी है दोनों संगठनों में कितनी महिलाएं जो हैं, कितनी महिलाओं का प्लेसमेंट हुआ है, ये हमें निकालना है। तो इसी तरह से दूसरा कर देंगे। दूसरा राष्ट्रीय संगठन में रेशियो कितना है, 4:5। तो 5 किसका है, लड़कियों का है नहीं, छात्राओं का। तो 5 इंटू, अब डी राष्ट्रीय संगठन में परसेंटेज कितना है, 15 से गुणा कर देंगे, इंटू 1% की वैल्यू 30 से गुणा, उसी तरह से बटे, टोटल को जोड़ के रख देंगे, 5 4 9। इतना समझ में आप लोगों को आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। अब 3 से काटो, 3 कम 3 3 दहम 30, 3 3 9 3 15, 3 दहम 30, तो कितना हो जाएगा ये इधर, 25 दहम 250 प्लस 25 दहम ये भी 250। तो टोटल महिलाएं छात्राएं कितनी आ जाएंगी, 250 मिलकर कितना हो, 500। ये आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। बहुत ही मजा आ रहा होगा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, बट हमें करने का तरीका पता होना चाहिए। तो चलिए हम लोग अपने अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है प्लेसमेंट नहीं पाने वाले छात्राओं की संख्या ज्ञात करना। किसकी, छात्राओं की संख्या जिनका प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो टेबल में दोस्तों ई ऑप्शन ऐसा है, ई वाला, प्लेसमेंट जिनमें नहीं हुआ है, इधर दिख रहा होगा आप लोगों को। इनका रेशियो कितना है, 7:5, कितना है, 7:5 है नहीं। तो डायरेक्टली निकालेंगे इसको। 1% की वैल्यू तो आप लोग जानते हो कितनी होती है, 30।
है नहीं। 100% का वैल्यू 3000 टोटल स्टूडेंट, तो 1% की 30, ठीक है। अब डायरेक्टली कैसे करेंगे, किसका निकालना है, ई में क्या निकालना है, छात्राओं की संख्या अर्थात गर्ल निकालनी है। तो ई में दोस्तों गर्ल कितनी है, 7 5 है, 7 बॉयज का है, 5 गर्ल का, तो 5 गर्ल है बटे इंटू 1% की वैल्यू 30। अब ई में जो है परसेंटेज कितना है दोस्तों, 20 है, तो 20 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1% की वैल्यू 30, तो 20 की परसेंट की कैसे निकालेंगे, गुणा करके ही तो निकालेंगे ना। अब बटे में क्या करेंगे, दोनों का रेशियो जोड़ के 7 5 12, तो 4 3 12 और 4 पंचे 20, 3 एकम 3, 3 दहम 30, ये कितना हो जाएगा, 25 25 25 दहम 250, तो 250 लड़कियां अर्थात 250 लड़कियां ऐसी हैं जिनका प्लेसमेंट नहीं हुआ है। ये आपका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ सेशन बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, रुक जाओ। चलिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है राष्ट्रीय संगठन में प्लेसमेंट पाने वाले छात्रों की संख्या उसी समूह के कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात कितना है। तो दोस्तों राष्ट्रीय संगठन कौन सा है, डी वाला, डी है, यही तो राष्ट्रीय संगठन है। तो दोस्तों इसको हम लोग ऑर्डरली सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इसमें हमें पेन और पेपर की जरूरत नहीं है। कैसे करेंगे, देखो डी में जो है राष्ट्रीय संगठन में प्लेसमेंट पाने वाले छात्र कितने हैं, रेशियो ही तो निकालना है, 4 है। कितना है डी में, बॉयज कितने हैं, 4 है, क्या है, 4 है। और उसी समूह अर्थात उसी संगठन में कुल विद्यार्थियों से अनुपात, कुल विद्यार्थी कितने हैं, 5 और 4 9, मतलब कुल विद्यार्थी की बात करें तो बॉयज प्लस गर्ल है नहीं, उससे रेशियो पूछ रहा है नहीं, तो बॉयज और गर्ल कितने हैं, 5 और 4, यानी 4 प्लस 5 कितना हो गया, ये रेशियो कितना हो जाएगा बॉयज और गर्ल का, बॉयज प्लस टोटल है नहीं कुल विद्यार्थी, बॉयज प्लस गर्ल है नहीं, बॉयज प्लस गर्ल, तो कितना हो जाएगा, ये 4 हुआ, ये 5 और 4 कितना हुआ 9। ये आपका राइट आंसर है, यही शॉर्ट ट्रिक है, क्योंकि अब इसमें ये लगाने की जरूरत नहीं, इसका लगाओगे ना तो उतना कॉमन लेके कट ही जाएगा, तो उससे जरूरत नहीं, उसको हम क्यों लें, क्योंकि कट ही जाना है वो तो 30 30 है नहीं, तो क्योंकि उसी संगठन के लिए कह रहा है इसीलिए है नहीं। अगर दूसरे संगठन के लिए कहता तो हम करते उसको है नहीं। अब दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आप लोगों को आया होगा। तो यदि सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करिएगा। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग अरिथमेटिक के अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको बताएंगे। तो चलिए हम लोग इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन जो कि अरिथमेटिक से है, अब जितने क्वेश्चन कराएंगे वो अरिथमेटिक से होंगे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, कह रहा है एक वर्गाकार बगीचे में बाड़ लगाने की लागत 125 रुपए प्रति मीटर की दर से 12,000 रुपए है। 125 रुपए 1 मीटर की दर से कितना है, 12,000 रुपए है। फिर समान बगीचे में 25 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से बाड़ लगाने की कुल लागत ज्ञात करना है। तो दोस्तों 1 मीटर का कितना है 125, 12,000 रुपए 125 रुपए प्रति मीटर का है, तो 1 मीटर के लिए कितना हो जाएगा, 1 मीटर के लिए कहोगे आप 12,000 को किससे डिवाइड कर दोगे आप 125 से, किससे करेंगे हम 125 से, तो कितनी बार जाएगा ये चला जाएगा आपका 25 पंचे 125 और 25 चक्कू 100, 25 अट्ठी 200 है नहीं, कितना हुआ 25 अट्ठी 200 नहीं 25 9 कितना रहा, देखो 25 से काटा 25 पंचे 125, 25 चक्कू 200, 25 चक्कू 100, 20 बचा, 25 अट्ठी 200 है नहीं, 1 0 बचा। 480 को हम 5 से जब डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, 5 अट्ठी 40 नहीं, 25 चक्कू 100, 25 5 डिवाइड करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 5 25 25 25 पंचे 125, 25 चक्कू 100,
120 से 100 गया तो 20 बचा, 225 अट्ठी 200, 480 हुआ, 5 से काटा तो ना, तो 5 9 45 कितना रहेगा, 5 9 45 और 5 छक्का 30, कितना है 96, कितना आएगा दोस्तों 96। अब एक वर्गाकार भुजा है ना, अब वर्ग की भुजा कितनी होती है, एक वर्ग की भुजा निकालेंगे तो ये भुजा दी हुई है, ये 96 जो निकला आपका ये भुजा दी हुई है, तो भुजा क्या होता है 4a बराबर, 4a की वैल्यू कितनी है 96, कितनी है 96, तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 छंग नहीं 4 चक्कू 16, a बराबर 24, a बराबर कितना हो जाएगा 24। तो एरिया निकालेंगे, एरिया अर्थात वर्ग का एरिया, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, कितना होता है दोस्तों भुजा स्क्वायर, भुजा कितना निकला है 24a, इसका स्क्वायर कर देंगे 24 का तो कितना आ जाएगा 24 24 में 576 होता है ना, 576 आ गया। अब क्या करेंगे हम, अब फिर समान बगीचे में 25 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से बाड़ लगाने की कुल लागत, अब क्या करेंगे इसको, इतना मीटर स्क्वायर आ गया ना एरिया 576 मीटर स्क्वायर है नहीं, अब इसमें हम कुल लागत ज्ञात करेंगे, लागत कैसे ज्ञात करेंगे, कितने रुपए पर मीटर स्क्वायर है 25 रुपए पर मीटर, तो इतने मीटर का कितना हो जाएगा, तो कुल लागत कितनी हो जाएगी आपकी, कुल लागत बराबर हो जाएगा भाई 25 से गुणा कर देंगे 576 इंटू 25। अब सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका कैसे करेंगे, ऐसे गुणा भाई लंबी हो जाएगी है नहीं, तो 576 इंटू 25 को क्या लिखे हम 100/4 लिखते हैं, 100/4 लिख सकते हैं, 25 चक्कू 100 है नहीं, अब इसको 4 से डिवाइड कर दें, 4 एकम 4, 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16, अब 144 की 100 से गुणा तो 144, 2 जीरो बचे, 2 जीरो रख दिए, ये इतने रुपए आ गए, कितना आ गया 1,14,400 रुपए, कितना आ गया 14,400, कुल लागत कितनी हो जाएगी दोस्तों 14,400, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है दो संख्याओं के मासा और लासा का अनुपात 1:6 है और संख्याओं का गुणनफल 600 है, उनके मासा और लासा, मासा बोले तो HCF, लासा LCM है नहीं, HCF LCM का योग ज्ञात करना है। तो दोस्तों आपको तो पता होगा, मान लो दो संख्याएं हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है लासा अर्थात HCF इंटू LCM, ये तो होता है ना। अब HCF और LCM का रेशियो दिया है, मान लो एक को हम x माने, रेशियो कितना दिया है 1:6, इसको x मान ले, इसको 6x मान ले है नहीं, तो कितना हो जाएगा, और इनका गुणनफल भी दिया है, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इसका मान कितना दिया है 600, यहाँ हम 600 लिख सकते हैं, तो 600 हो गया ये बराबर HCF कितना है x है गुणे LCM कितना है 6x, तो 6x की x है तो 6x स्क्वायर बराबर 600, तो 6 कम 6 6 दहम 60, 100 आ गया ना, तो x स्क्वायर बराबर कितना आ गया दोस्तों 100, x बराबर क्या हो जाएगा, इधर रूट चढ़ जाएगा, 100 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों 10, कितना होता है 10। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है LCM और HCF का योग, योग मतलब LCM और HCF का अनुपात कितना है x इंटू 6x था, ये HCF है और ये LCM है, अब इसका योग कितना हो जाएगा x प्लस 6x, तो टोटल कितना हुआ 7x हुआ। अब 7x 7 इंटू x की वैल्यू कितनी होगी 10, 10 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 7 दहम 70, ये आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छा सेशन चल रहा होगा, यह सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर करिएगा प्लीज प्लीज प्लीज। चलिए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे अगले क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दोस्तों है, ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है भारत चीन और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई क्रमशः 5 7 3 ये रेशियो दिए हुए हैं में है, भारत में नदी की लंबाई बांग्लादेश में नदी की लंबाई से 704 किलोमीटर अधिक है, क्या है अधिक है।
तो नदी की कुल लंबाई कितनी है, नदी की टोटल लंबाई हमको निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। यदि तीनों देशों की नदी की कुल लंबाई का केवल 80% हिस्सा है, मतलब तीनों देशों की नदी का कुल लंबाई का कितना प्रतिशत हिस्सा है, 80% हिस्सा है। दोस्तों इसको हम बहुत शार्ट तरीके, अब दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, उनकी भाषा को हमें समझना पड़ता है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, और क्वेश्चन फिर बहुत आसान हो जाते हैं। जैसे कि करते हैं इसको, तो भारत को हम पहले इंडिया लिख लेते हैं शॉर्टकट, चीन को सी लिख लेते हैं, चाइना को, और बांग्लादेश को बी लिख लेते हैं। और इनका रेशियो, नदी की लंबाई का रेशियो कितना दिया है, 573, 573 है नहीं। कह रहा है फिर भारत में नदी की लंबाई, भारत कितना है, इंडिया 5, बांग्लादेश में नदी की लंबाई से कितना अधिक है, 704, तो बांग्लादेश का कितना है, 3। इसका अधिक का मतलब इसमें से ये घटाएंगे, तो इंडिया और बांग्लादेश से मतलब है ना, अंतर कह रहा है ना, भारत में नदी की लंबाई बांग्लादेश में नदी की लंबाई से कितनी अधिक है, 704, तो कितना अधिक है इनका रेशियो 5 से 3 गया, तो 2 का अंतर है, 2 का मान कितना है, 704 किलोमीटर है नहीं। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान भाई 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 5 10, 2 दूनी 4, अब 352 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 352। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है अब तो नदी की कुल लंबाई या तीनों देशों की नदी की कुल लंबाई का केवल 80% है। ये जो निकला है, ये कितना निकला है दोस्तों, 80% इसका निकालना है। तो 80% किसका, अब तीनों नदियों का रेशियो कितना है दोस्तों, 7 5 12 3 15, तो 15 के लिए कितना हो जाएगा, 1 की वैल्यू 352, तो 15 की वैल्यू कितने कैसे निकालेंगे, 352 इंटू कितना 15 से पूरा टोटल रेशियो गुणा कर देंगे, है नहीं। अब क्या निकालेंगे, उसका 80% कह रहा है, तो 80% की वैल्यू कितनी है, इतनी है तीनों देशों की ना, तो 1% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 1% की कैसे निकालेंगे, इधर 80 से डिवाइड कर देंगे, तो 352 इंटू 15 को क्या लिख सकते हैं, 15 ही लिख दो, चलो ठीक है, बटे 80, कितना 80, या हम 30/2 लिख सकते हैं, 15 को लिख सकते हैं, बिल्कुल। 0 से 0 कट गया, 8 से ये कटा, तो 8 चक्कू 32, 8 चक्कू 32, ठीक है। 2 से काटेंगे तो ये 22 हुआ, काटना आसान हो गया। तो 1% की वैल्यू कितनी आई, 22 दिया 66, कितना आई 66। अब देखो नदी की कुल लंबाई कितनी होगी, 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो इधर जब 2 जीरो बढ़े तो इधर भी तो 2 जीरो बढ़ेंगे, तो 66 में 2 जीरो बढ़ा दो, तो कहा कितनी है, 6600 किलोमीटर, ये आपकी कुल लंबाई है, यही आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा दोस्तों, इससे अच्छा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो दोस्तों हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को बताइए कि वहां पर अच्छे से अच्छे कंटेंट बताए जाते हैं। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 11 × x × 23 ये बराबर 57 का स्क्वायर प्लस 25 70। इसके ना x की वैल्यू हमको निकालना है। तो दोस्तों हम 57 का स्क्वायर पता कर लें। कैसे पता करेंगे, बहुत ही आसान तरीका। कैसे, अब ये चीजें दिमाग में होनी चाहिए। शॉर्टकट कैसे स्क्वायर निकालते हैं, देखो यूनिट डिजिट से निकालेंगे। कैसे, 57 का स्क्वायर में निकालना है ना, तो 5 का स्क्वायर पहले करेंगे, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ठीक है, प्लस 2ab होता है ना, तो 7 और 5 कितना हुआ 12, 12 की गुणा किससे करेंगे 2, 12 दूनी कितना हुआ 24 इनटू, फिर क्रॉस लगा देंगे, फिर 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 7 49। अब एक डिजिट छोड़ ये लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर निकालना है 100 के अंदर, तो 9 और ये 4 इसके साथ जोड़ेंगे, 4 4 8, 5 2 7, 2 के 2, तो कितना है 27 89 आया। कितना है दोस्तों 27 89 आया। तो 57 का स्क्वायर कितना हुआ 27 89 प्लस 25 70, 11 × x × 23 ये जोड़ लो, तो 9 0 9 9
8 7 15 के 5 हासिल 1, 7 5 12 1 13 का 3, 2 2 4 1 5 है नहीं। अब यहाँ से x निकालेंगे तो ये क्या है, बटे में आ जाएंगे ना, 11 गुणे 23 है नहीं। तो 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो 11 चक्कू 44, 44 और 6 50, 6 3 9 5 95, तो 11 8 88, 11 9 99। तो 23 से काटेंगे, 23 दूना 46 है नहीं, 23 दूना 46 और कितना बचा, सॉरी ये कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 25 25 हुआ और 7 5 12 दूनी 24, नहीं 7 25 35 दूना 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये स्क्वायर, यहाँ सही निकालेंगे हम तो 5 का स्क्वायर देखो 25 हो गया, 7 25 35 गुणा करेंगे, 7 25 35 दूना कितना हुआ 70 हुआ है नहीं। अब फिर 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49, ये करेंगे तो 9 का 9 हो गया, 4 में 0 गुणा 4, 7 5 12 का 2 2 1 3, 32 49 हो गया। कितना होगा दोस्तों 32 और 49, 3249। अब ये जोड़ेंगे तो 9 का 9, 9 4 13, नहीं 7 4 11 हासिल 1 2 5 2 7 1 8 3 2 5, और ये इधर वाले गुणे में संख्या इधर आएंगे तो काहे में हो जाएंगी, बटे में हो जाएंगी। 11 गुणे 23, 11 से काटो 11 कम 11, 11 25 55, 3 31 और 11 दूनी 22, 11 9 99। 23 से काटेंगे, 23 दूना 46 और 23 दिया 69 है नहीं। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 23। ये आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। यदि अच्छा लग रहा है तो प्लीज शेयर करिएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, नीचे दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र है और कोण OPR 50 अंश और कोण POQ बराबर 70 अंश है। तो कोण PQR की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, तो पहले हम मान लिख लेते हैं, क्या है OPR की वैल्यू कितनी है, OPR मतलब P की वैल्यू कितनी है 50 डिग्री 50 अंश। ठीक है, और POQ का मान कितना है 70, कितना है 70 अंश। अब दोस्तों एक चीज बताइए, एक प्रमेय होती है, क्या होती है, किसी जीवा के केंद्र पर बना कोण परिधि के बने कोण पर परिधि पर बने कोण के कितना होता है, दुगना होता है। तो दोस्तों केंद्र पर कितना कोण बना हुआ है 70 डिग्री। तो परिधि पर कितना हो जाएगा, यहाँ ये कितना हो जाएगा r की वैल्यू 70 का आधा कितना है, ये भाई दुगना है ना 70 का आधा कितना होगा 0 पर 35 अंश। कितना हो जाएगा 35 अंश। तो दोस्तों ये जो त्रिभुज है तो ये इस वाले कोण की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो कहोगे त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो 50 और 35 कितना हो गया, 50 35 हो गया आपका 85। कितना हो गया 85। 180 से 85 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 5 9 9 18 95। कितना आ जाएगा ये कोण दोस्तों 95 डिग्री। कितना आ जाएगा 95 डिग्री है नहीं। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब हमें जो है देखिएगा ये वाले त्रिभुज की वैल्यू तो पता चल गई, R की वैल्यू 35 डिग्री, P की 50 डिग्री, और ये जो कोण है का क्रॉस कर रहा है ना ये लाइन को, इसकी कितना मान है 95 डिग्री। अब क्या करेंगे, अब देखो ये वृत्त में जो है त्रिज्या समान है। त्रिज्या क्या है OQ और OP, अर्थात OQ बराबर OP है नहीं, OQ बराबर OP, यही तो हो जाएगा ना, ये त्रिज्या और ये त्रिज्या ये समान है ना, OP बराबर OQ। तो OP की वैल्यू कितनी है, O की कितनी है 70 है ना, 70 डिग्री है नहीं।
तो 70 डिग्री है ये कोण ओ की, है नहीं? तो 70 डिग्री ये है, तो 70 डिग्री क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा ये, तो ये कितना आ जाएगा मान, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? भाई देखो, अब टोटल ये त्रिभुज देख लो, जैसे कि पी ओ क्यू, ये ऐसे ना डॉट डॉट बना दे तो पी ओ क्यू बन जाएगा ना। तो पी ओ क्यू बराबर कितना हो जाए, पी ओ क्यू बराबर हो जाएगा 180 माइनस 70, कितना आ गया 110, कितना आया 110। अब देखो ये दोनों, ये जो पी ओ क्यू है ये आधे आधे ना बराबर बराबर होंगे, क्योंकि इनकी त्रिज्या समान है, तो बटे 2, है नहीं, बटे 2। तो कितना हुआ 55 डिग्री, कितना हुआ 55 डिग्री, ये तुम्हारा आ गया 55 डिग्री, कितना आ गया दोस्तों 55 डिग्री। और ये कितना आ गया आपका, कितना आ गया, ये आ गया 55, कितना आया 55 डिग्री। तो 55 ये पूरा आ गया 55, कितना आया पूरा 55 आया ना। तो 55 कितना 110, 110 और 70 कितना हो गया 180 हो गया, है नहीं। अब 180 हो गया तो 55, अब ये कोण पी आर पी क्यू कितना हो जाएगा, आर पी क्यू बराबर, अर्थात कोण पी, टोटल ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 55 प्लस 50, कितना हुआ 5 5 10, 105 डिग्री, कितना हुआ 105 डिग्री, है नहीं, कितना हुआ दोस्तों 105 डिग्री। अब इसमें से हम कैसे माइनस करेंगे, इसमें कोण आर कैसे पता करेंगे, तो कोण आर बराबर कितना है 35 डिग्री, कितना है 35 डिग्री, है नहीं। तो इसमें जोड़ देंगे तो कोण कितना हो जाएगा, कोण क्या निकलना है, कोण पी क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा 105 में 35 जुड़े तो कितना हुआ 140 हुआ, कितना हुआ 140। कोण पी क्यू आर निकालना है तो त्रिभुज के कौन सा निकाला, पी क्यू आर, ये त्रिभुज ये निकालना है पी क्यू आर, क्यू क्यू की पूरी ये वैल्यू निकालनी है, कितनी पूरी वैल्यू निकालनी है, तो कितना हो जाएगा 180 से 140 माइनस कर देंगे, है नहीं। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, कोण पी क्यू आर बराबर कितना हो गया 180 से 140 गया तो 40 डिग्री, कितना आ गया 40 डिग्री। तो इस ये जो थोड़ा हिस्सा बचा है ना, इसका मान कितना हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्थिर पानी में एक लड़के की गति धारा की गति से 3 गुनी बढ़ जाती है। किसकी, स्थिर पानी में एक लड़के की गति धारा की गति से 3 गुनी बढ़ जाती है। मान लो धारा की गति u माने, इसको हम x मान लें, क्या माने x माने, तो लड़के की स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड कितनी हो जाएगी 3x हो जाएगी। भाई 3 गुनी बढ़ जाती है तो हम 3x कर लेंगे, है नहीं। तो स्पीड को हम धारा लड़के की गति क्या हो जाएगी v मान ले, हम क्या मान ले v। तो v माइनस u बराबर कितना हो जाएगा, 3x से x गया तो 2x, कितना आया 2x, है नहीं। अब 2x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी दोस्तों, कह रहा है यदि वह धारा के प्रतिकूल 3 घंटे में 6 किलोमीटर जाता है, तो 1 घंटे में कैसे निकालेंगे, 6 को 3 से भाग दे देंगे, है नहीं, तो बराबर 2। तो v माइनस u की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो v माइनस u बराबर 2x है, तो 2x बराबर 2x बराबर कितना आ गया 1, कितना आ गया 1 आ गया ना। अब क्या करेंगे हम, फिर उसे धारा के अनुकूल 4 किलोमीटर पार करने में कितना समय लगेगा, टाइम पूछ रहा है। तो टाइम कैसे निकालेंगे, धारा के अनुकूल, है नहीं, v माइनस u बराबर इतना है नहीं। तो अब क्या करेंगे हम, x की वैल्यू आपकी कितनी आई 1 आई, कितनी आई 1 आई, तो v का मान 1 हो गया, v और u का मान 1 हो गया, v का मान 3 हो गया, है नहीं, 3 गुनी है तो पहले से पता है 3 गुनी है 3x। तो x की वैल्यू कितनी आई 1 आई। अब कह रहा है फिर उसे धारा के अनुकूल बोले तो पार करने में कितना समय लगेगा, तो ये v प्लस u का मान दे रहा है, v प्लस u का मान कितना है 4 किलोमीटर, कितना है दोस्तों 4 किलोमीटर, है नहीं। तो अब क्या करेंगे,
अब देखो v का मान कितना है 3x है, 3x प्लस u का मान क्या माने थे x माने थे, x बराबर कितना है 4 किलोमीटर। तो 3x में x जुड़ा तो 4x हो गया बराबर 4। तो x बराबर कितना आ गया 4/4, 4 एकम 4, 4 एकम 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1 घंटा, 1 घंटा। ये आपका राइट आंसर है। तो फिर उसे धारा के अनुकूल कितना समय लगेगा 1 घंटा लगेगा। ये आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये मैथ का क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि आया है तो सेशन को प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब दोस्तों हम स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके आएंगे। चलिए इसके आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग स्टैटिक जीके के क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों यहाँ पर हम ना कि क्वेश्चन का आंसर बताएंगे बल्कि उससे जितने ऑप्शन होंगे ना उससे संबंधित चीजें बताएंगे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बताने की कोशिश मैं करूंगा यहाँ पे, ताकि आपके जो तैयारी है वो ज्यादा अच्छे लेवल पर पहुंच पाए। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अलाई दरवाजा दिल्ली में किस शासक द्वारा बनवाया गया। अलाई दरवाजा जो है वो दिल्ली में दोस्तों किस शासक के द्वारा बनवाया गया। तो दोस्तों किस शासक के द्वारा बनाया गया, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अलाउद्दीन दरवाजा बनवाया गया है। इसके अलावा अलाउद्दीन की बात करें तो अलाउद्दीन को क्या कहा जाता है, अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है चालू की। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने चालू की, तो अलाउद्दीन खिलजी ने चालू की। इसके बाद जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इनको क्या कहा गया, इनको जो है लाख बख्श कहा गया। लाख बख्श की उपाधि किसे दी गई दोस्तों, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। लाख बख्श का अर्थ क्या होता है, कभी कभी ये पूछ देता है ना क्वेश्चन। तो लाख बख्श का अर्थ ये होता है कि लाखों को दान देने वाला, लाखों दान देने वाला क्या कहलाता है, लाख बख्श कहलाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो जैसे कि कुतुब मीनार है ना, कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया, स्टार्ट किसने किया। क्वेश्चन ये आए कि कुतुब मीनार का निर्माण जो है स्टार्ट किसने करवाया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार को की स्थापना किसने की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। और दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने कराया, तो हमारा आंसर क्या होगा, इल्तुतमिश। किसने कराया, इल्तुतमिश, जो कि कुतुबुद्दीन का क्या था दोस्तों, एक गुलाम था, है नहीं। इल्तुतमिश क्या था, कुतुबुद्दीन का गुलाम था। उसने कुतुब मीनार का जो है निर्माण जो था उसको पूरा कराया, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई दोस्तों, तो चौगान खेलते हुए कौन चला गया, कुतुबुद्दीन ऐबक चला गया। अर्थात चौगान बोले तो पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। अगर अदर ऑप्शन की बात करें, मोहम्मद शाह को दोस्तों रंगीला के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में किस शासक को रंगीला के नाम से जाना जाता था, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, मोहम्मद शाह का राइट आंसर होगा। क्योंकि यह दरबार में हर प्रत्येक दिन 7 दिन अलग अलग तरीके रंगों के कपड़े पहन के आया करता था, इसीलिए इसको रंगीला के नाम से जाना जाता था। लास्ट ऑप्शन है बहादुर शाह जफर दोस्तों, इसकी बात करें तो ये भारत का अंतिम मुगल शासक था।
मुगल शासक था। अंतिम मुगल शासक भारत का कौन था? तो बहादुर शाह जफर। कौन सा? सेकंड हो भी, सेकंड है नहीं, फर्स्ट था एक, उसके बाद सेकंड जो था ये था, वो भारत का अंतिम शासक था। ठीक है, उसके बाद ये कहा इसको बंधक बना के भेज दिया गया था, रंगून भेज दिया गया था, वही इसकी मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ पहले क्वेश्चन के सारे ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। तो इसका पहले क्वेश्चन का अलाई दरवाजा दिल्ली में किस शासक ने बनवाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया? बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया? तो पहला ऑप्शन है अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर। क्या हो जाएगा? अकबर। और अकबर की बात करें तो अकबर दोस्तों जो है बुलंद दरवाजा का निर्माण तो अकबर कराया, बट उसके अलावा अब बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है दोस्तों? तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। कहाँ है? फतेहपुर सीकरी। कहाँ पड़ता है? आगरा में। कहाँ पड़ता है दोस्तों? आगरा। और ये पूछा जाता अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो राजा छत्रसाल के महल में। कहाँ हुआ था? राजा छत्रसाल के महल में। ठीक है, और दूसरे ऑप्शन की बात करें हुमायूं। क्या है? हुमायूं। तो हुमायूं का जो है हुमायूं के मकबरे को क्या कहा जाता है? हुमायूं के मकबरे को पूर्व का ताजमहल कहा जाता है। पूर्व का ताजमहल कहते हैं। तो पूर्व का ताजमहल दोस्तों किसे कहते हैं? हुमायूं के मकबरे को कहा जाता है। ठीक है, उसके अलावा अदर बात करें जहांगीर को दोस्तों चित्रकला का, इनके काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा गया है। स्वर्ण युग कहा गया, अर्थात जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। और शाहजहां की बात करें तो इनके शासन काल को वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो वास्तुकला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? शाहजहां के काल को। चित्रकला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? जहांगीर काल को। बुलंद दरवाजा किसने बनाया? अकबर ने। कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। और अकबर से क्या आया जाता है? पंचमहल का निर्माण किसने कराया दोस्तों? तो अकबर ने ही कराया। और अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। कितने थे? 9 रत्न थे। ठीक है, और हुमायूं के मकबरे को क्या कहा जाता है दोस्तों? पूर्व का ताजमहल कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? निम्न में कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? तो पहला ऑप्शन यूएसए, जर्मनी, इंग्लैंड, भारत। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से माध्यम से बताएंगे। जितने G7 के सदस्य हैं उसमें सारे आ जाएंगे, जिससे क्या होगा आप कभी नहीं भूलेंगे कि G7 का सदस्य कौन है कौन नहीं है। तो दोस्तों ट्रिक दोस्तों बहुत ही मजेदार है। क्या है ट्रिक? ट्रिक है गर्लफ्रेंड को जूस JUICE जूस पिलाओ। क्या है ट्रिक? ट्रिक दोस्तों है गर्लफ्रेंड को जूस पिलाओ। तो जी से क्या हुआ दोस्तों? जर्मनी। क्या हुआ? जर्मनी। एफ से क्या हुआ? फ्रांस हुआ। और फिर जी से क्या हुआ? गर्लफ्रेंड को जूस पिलाओ। सॉरी जूस क्या होगा? जे से, JUICE। जे से क्या होगा दोस्तों? जे से होगा जापान। क्या होगा? जापान। यू से USA अमेरिका अर्थात। आई से क्या होगा? इटली। आई से क्या होगा दोस्तों? इटली। सी
सी से चीन अर्थात चाइना, ई से क्या होगा इंग्लैंड, इंग्लैंड क्या होगा दोस्तों इंग्लैंड। तो गर्लफ्रेंड को जूस पिलाओ तो कितने देश हो गए, जी से जर्मनी, एफ से फ्रांस, जे से जापान, यू से यूएसए चीन, आई से इटली, सी से चाइना, सी से क्या हुआ दोस्तों चाइना हुआ है नहीं, सी से दोस्तों चाइना होगा कनाडा, सी से कनाडा होगा क्या होगा कनाडा, ई से इंग्लैंड। तो गर्लफ्रेंड को जूस पिलाओ तो कौन सा देश ऑप्शन में नहीं है, यूएसए है, जर्मनी है, जर्मनी है, इंग्लैंड है, कौन नहीं है भारत, भारत दोस्तों G7 का सदस्य नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है, विषाणु जनित नहीं है। तो पहला ऑप्शन है रेबीज, चेचक, डेंगू, टिटनेस। ठीक है, विषाणु जनित रोग हमें पता करना है कौन सा नहीं है। तो दोस्तों इसकी भी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा जिससे आप कभी नहीं भूलेंगे, जितने विषाणु जनित रोग हैं सारे आ जाएंगे। क्या है ट्रिक, ट्रिक है रचना हमें पानी दो जरा, रचना हमें पानी दो जरा, ये दोस्तों ट्रिक है। आर ए से क्या होगा रेबीज, क्या होगा रेबीज, सी एच से चेचक, क्या होगा चेचक, एच से दोस्तों क्या होगा, एच से क्या होगा दोस्तों, एच से आपका हो जाएगा हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस, एम से मीजल्स, क्या हो जाएगा मीजल्स, ई से क्या होगा इबोला, ई से इबोला, पानी से हो जाएगा दोस्तों पोलियो, डीओ से डेंगू, क्या हो जाएगा डेंगू, जरा से क्या होगा दोस्तों, जरा से बताइए दोस्तों क्या होगा जरा से, जरा से दोस्तों हो जाएगा जीका वायरस, क्या हो जाएगा जीका वायरस, वायरस। तो दोस्तों ट्रिक क्या है, रचना हमें पानी दो जरा, आर ए से रेबीज, सी एच से चेचक, एच से हेपेटाइटिस, एम से मीजल्स, ई से इबोला, पानी से पोलियो, दो से डेंगू, जरा से जीका वायरस। तो दोस्तों ऑप्शन में कौन सा नहीं है विषाणु जनित रोग, तो रेबीज है, चेचक है, डेंगू है, टिटनेस नहीं है, क्या है टिटनेस नहीं है। टिटनेस दोस्तों बैक्टीरिया जनित रोग है, बैक्टीरिया जनित रोग है, और इसे दोस्तों धनुष टंकार रोग भी कहते हैं, क्या कहते हैं धनुष टंकार रोग भी कहते हैं, किसको टिटनेस को कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये सेशन बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, यदि अच्छा लग रहा है तो प्लीज सेशन को लाइक कर। तो दोस्तों चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हमारे लास्ट दो क्वेश्चन है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ, जैसे कि पांचवा क्वेश्चन है कि लखनऊ अधिवेशन 1916 में की अध्यक्षता किसने की। तो पहला ऑप्शन है रास बिहारी बोस, महात्मा गांधी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, डी ऑप्शन है अंबिका चरण मजमूदार, अंबिका चरण मजमूदार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा अंबिका चरण मजमूदार, जो है लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता किसने की दोस्तों, तो अंबिका चरण मजमूदार। ठीक है, और बात पहले की करें रास बिहारी बोस की, तो दोस्तों ये 1907 में, कब 1907 में कौन सा अधिवेशन था दोस्तों, सूरत अधिवेशन। कौन सा, सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, सूरत अधिवेशन, सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो रास बिहारी बोस ने की। और दोस्तों 1907 से क्या याद आता है, 1907 में दोस्तों जो है गरम दल और नरम दल
दलों का क्या हो गया था, ब्रेकअप हो गया था। क्या हो गया था, ब्रेकअप, अर्थात गरम दल और नरम दल आपस में अलग हो गए थे, ब्रेक हो गए, टूट गए थे। तो 1907 में सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, रास बिहारी बोस ने। उसमें 1907 में ही गरम दल और नरम दल का ब्रेकअप हुआ। और बी ऑप्शन है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी दोस्तों 1924 ईस्वी में, सन 1924 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, बेलगांव अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 में किसने की, तो महात्मा गांधी ने की। तो बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, महात्मा गांधी। सी ऑप्शन की बात करें व्योमेश चंद्र बनर्जी, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी दोस्तों ये 1885 ईस्वी में पहला अधिवेशन तो पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी में हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने की दोस्तों, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता किसने की, तो अंबिका चरण मजमूदार। और 1916 से क्या आ जाता है दोस्तों, 1916 में जो नरम दल और गरम दल थे, नरम दल और गरम दलों का क्या हो गया, पेचअप हो गया, अर्थात गरम दल और नरम दल आपस में फिर से मिल गए। कब, 1916 में लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंबिका चरण मजमूदार। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी रेखा, भारतीय मानक समय रेखा है नहीं, तो कितने डिग्री होता है, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जिसको कहते हैं, पूर्वी देशांतर। तो दोस्तों हम ये सब कुछ जान लेते हैं कि भारतीय मानक समय रेखा भारत में किन राज्यों से होकर गुजरती है, जिसको हम ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को बताने वाले हैं। जैसे ट्रिक क्या है, आंधी में छाता ऊपर उड़ा, आंधी में छाता दोस्तों ऊपर उड़ा, तो आंधी से क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, में से एमपी मध्य प्रदेश, छाता से छत्तीसगढ़, क्या हो जाएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ है नहीं, ऊपर से हो गया दोस्तों यूपी उत्तर प्रदेश है नहीं, उड़ा से क्या हो गया, उड़ीसा, क्या हो जाएगा दोस्तों, उड़ीसा। तो आंधी में छाता ऊपर उड़ा, ये ट्रिक है। कौन सी ट्रिक, भारतीय मानक समय रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है उसकी ट्रिक है। आंधी से आंध्र प्रदेश, में से एमपी, छाता से छत्तीसगढ़, ऊपर से यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश, उड़ा से उड़ीसा। तो कौन सा राज्य नहीं है दोस्तों, एमपी है, यूपी है और उड़ीसा है, तेलंगाना नहीं है। कौन सा, तेलंगाना नहीं है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है, भारतीय मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश में कहां से निकलती है, तो इलाहाबाद के नैनी से, और भारतीय मानक समय जो है कितने घंटे आगे है दोस्तों, 5.5 घंटे आगे है। क्या है, 5.5 घंटे आगे है जो भारतीय मानक समय है। और इलाहाबाद नैनी से बात करें तो ये कहां पड़ता है दोस्तों, कहां पड़ता है, मिर्जापुर के पास है नहीं, ये भी ऑप्शन में पूछा जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है दोस्तों तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।